यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जब उन्होंने अमरयंत को सुना तो अनिका, शैलाधर, नभजीत, ललित सिंह और बलीश के भाव तुरंत बदल गए। उन सभी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अमरयंत वास्तव में आरव को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। आखिरकार आदित्य विद्यालय के युगाचार्य ने तो अभी कुछ ही देर पहले आरव को मारना चाहा था। युगाचार्य ने कभी कल्पना नहीं की थी कि अमरयंत वास्तव में आरव को भर्ती करने की कोशिश करेगा, और उसका चेहरा तुरंत थोड़ा भद्दा हो गया, क्योंकि अमरयंत की हरकतें उसके लिए थोड़ी अपमानजनक थीं। हालांकि उसके दिल में नाखुशी थी, फिर भी वह इसे जाहिर करने जितना मूर्ख नहीं था। आरव भी स्तब्ध था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह विशेषज्ञ, जो मदांध साधु के समान स्तर पर था, वास्तव में उससे पूछेगा कि क्या वह आदित्य विद्यालय में शामिल होने को तैयार है। गहरे चिंतन के एक क्षण के बाद आरव ने अमरयंत को देखने के लिए सिर उठाया और कहा, यदि मैं आदित्य विद्यालय में शामिल होता हूँ तो क्या आदित्य विद्यालय मेरी माँ को बचा सकता है? जब तक उसकी माँ को बचाया जा सके तब तक आदित्य विद्यालय में शामिल होना तो दूर, अगर उसे भूत संप्रदाय में शामिल होने के लिए भी कहा जाता तो आरव को कोई आपत्ति नहीं होती। अमरयंत थोड़ा झल्लाया। ठीक इसी क्षण जोरदार हंसी अचानक गूंजी और फिर मदांध साधु रहस्यमय तरीके से अमरयंत के सामने प्रकट हो गए। उसने आरव पर एक नजर डाली इससे पहले कि वह अमरयंत को देखे और कहा, अमरयंत, आरव मेरे तलवार संप्रदाय का एक शिष्य है। आदित्य विद्यालय के संप्रदाय प्रमुख के रूप में क्या आपके लिए सार्वजनिक रूप से तलवार संप्रदाय के एक शिष्य को भर्ती करने की कोशिश करना थोड़ा ओछा नहीं है? हाँ, मेरे ज्ञान के अनुसार आरव को आपके संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया है ना? ठीक इसी क्षण तंत्र संघ से तंत्रीश अचानक आकाश में प्रकट हुआ। तंत्रीश ने नीचे जमीन पर बैठे आरव को हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने कहा, क्या? बूढ़े मदांध साधु, अब जब आपने देखा है कि उसके पास क्षमता है तो क्या आप आरव को तलवार संप्रदाय में वापस भर्ती करने का इरादा रखते हैं? ठीक इसी क्षण फूलों के पैटर्न से सजी पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला अचानक आकाश में प्रकट हुई। जब वह ऊपर आकाश में प्रकट हुई तो मदांध साधु और अमरयंत की निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उन दोनों की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी। खूबसूरत महिला ने अमरयंत और मदांध साधु पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने आरव को घूरा और उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी। उसने कहा, तुम सचमुच बुरे नहीं हो। सरिता ने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया। जब उसने यह सुना तो आरव समझ गया कि यह खूबसूरत महिला पुष्प महल की मालकिन होने की बहुत संभावना है। उसने तुरंत कहा, वरिष्ठ, आरोहण रैंकिंग्स के नियमों के अनुसार पहला स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आरोहण टोकन मिलेगा, और आरोहण टोकन इसके धारक को सभी 6 महान शक्तियों और महाचिन साम्राज्य से एक अनुरोध करने की अनुमति देता है ना? खूबसूरत महिला ने उदासीनता से कहा, तुम चाहते हो कि मेरा पुष्प महल तुम्हारी माँ को जाने दे? आरव ने जल्दबाजी में सिर हिलाया। नहीं, खूबसूरत महिला की आवाज में एक दृढ़ और अविवादित स्वर था। यह सुनकर आरव का चेहरा बैठ गया और फिर उसने पूछा, भले ही मैं बदले में आरोहण टोकन सौंप दूं? खूबसूरत महिला ने कहा, महल के नियमों का उल्लंघन असहनीय है। तुम्हारी माँ ने महल के नियमों का उल्लंघन किया और उसके साथ विश्वासघात किया। अगर मैं इतने गंभीर अपराध को माफ कर देती हूँ तो मेरे पुष्प महल के शिष्य भी सोचेंगे कि वे भी भाग्यशाली हो सकते हैं। अगर हर कोई तुम्हारी माँ के उदाहरण से सीखेगा तो मेरा पुष्प महल दक्षिणी क्षेत्र में अपनी पकड़ कैसे बनाए रखेगा? आरव थोड़ी देर चुप रहा, इससे पहले कि उसने कहा, तो मैं आरोहण टोकन का उपयोग यह अनुरोध करने के लिए करूंगा कि पुष्प महल मेरी माँ की सजा कम कर दे। क्या यह ठीक है?
हालांकि उसने उम्मीद की थी कि पुष्प महल मना कर देगा। जब उसने महिला को मना करते सुना तो एक क्रूर भावना की एक परत तेजी से उसके दिल में समा गई। हालांकि उसने इसे दबा दिया क्योंकि वह अभी सभी दिखावा छोड़कर पुष्प महल के खिलाफ नहीं जा सकता था। खूबसूरत महिला ने आरव को घूरा, इससे पहले कि उसने कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, लेकिन मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि मेरे पुष्प महल को हिलाने का तुम्हारा इरादा निस्संदेह ख्याली पुलाव है। हालांकि तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा बेहद भयानक है, मेरे पुष्प महल के संसाधन और भंडार ऐसे नहीं हैं जिनकी तुम कल्पना कर सको। बेशक एक बार जब तुम विकसित हो जाओगे तो तुम निश्चित रूप से मेरे पुष्प महल के लिए एक खतरा बनोगे। मेरे पुष्प महल को एक और समस्या का सामना करने से रोकने के लिए मैंने तुम्हें अभी खत्म करने का फैसला किया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने मदांध साधु और अमरयंत को देखा। इससे पहले कि उसने कहा, आप दोनों को मेरे पुष्प महल के नियमों के बारे में पता होना चाहिए। चूंकि संस्थापक पूर्वज ने ऐसे नियम निर्धारित किए हैं, तो मेरे पुष्प महल के भीतर हर कोई, मैं भी शामिल हूं, उनका उल्लंघन करने में असमर्थ है। महल के नियम वह नींव हैं जिस पर मेरा पुष्प महल खड़ा है। इसलिए आप दोनों में से कोई भी उसे ले जाए, मेरा पुष्प महल आपके संप्रदाय को एक कट्टर दुश्मन मानेगा। इसके अलावा मैं व्यक्तिगत रूप से इस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ूंगी, यहाँ तक कि वह भी आरव की प्राकृतिक प्रतिभा से डरने से नहीं बच पाई। अगर आरव को विकसित होने दिया जाता तो पुष्प महल को निश्चित रूप से बड़ा खतरा होगा। इसलिए अमरयंत और मदांध साधु के प्रति उसका रवैया बेहद दृढ़ लग रहा था, क्योंकि उसे आरव को बढ़ने से पहले ही खत्म करना था। खूबसूरत महिला को सुनकर दोनों चुप हो गए। आरव की प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में बहुत भयानक थी, और अगर आरव को समय दिया जाता तो वह निश्चित रूप से एक असाधारण विशेषज्ञ बन जाएगा। हालांकि यह केवल भविष्य की बात थी, फिर भी अब अगर वे आरव को लेते हैं तो यह उनके संप्रदायों के पुष्प महल के साथ कट्टर दुश्मन बनने का प्रतिनिधित्व करता है। यह भविष्य में एक असाधारण विशेषज्ञ के पास होने के लिए अभी एक असाधारण शक्ति के खिलाफ जाने जैसा था। अमरयंत ने आरव पर एक नजर डाली, जबकि उसकी आंखों में दया की एक झलक दिखाई दी। उसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और वह युगाचार्य और अद्वय के साथ मौके पर ही गायब हो गया। उसी समय एक तीखी चीख अचानक गूंज उठी। आसपास के सभी लोग हतप्रभ थे। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि जहां अमरयंत अभी खड़ा था, वहां अचानक एक खूनी बाह दिखाई दी थी। आरोहण रैंकिंग्स के नियमों का उल्लंघन असहनीय है। मेरे आदित्य विद्यालय के युगाचार्य ने नियमों को तोड़ा, इसलिए मैंने उसकी एक बाह काट दी। इसके अलावा वह अगले 50 वर्षों तक दक्षिणी क्षेत्र में फिर से प्रकट नहीं होगा। ठीक जब हर कोई हैरान महसूस कर रहा था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। अमरयंत की आवाज अचानक गूंज उठी और वे तुरंत समझ गए। उन्होंने खुद से कहा, आरोहण रैंकिंग्स के नियम वास्तव में सख्त और भयानक हैं। यहाँ तक कि आदित्य विद्यालय के एक आत्मोन्नति स्तर के बुजुर्ग, जिसने नियम तोड़े, को भी इतनी कड़ी सजा मिली। भविष्य में जिनके पास एक निश्चित स्तर का समर्थन नहीं होगा, वे निश्चित रूप से आरोहण रैंकिंग्स के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अमरयंत ने आरव को छोड़ दिया था और केवल मदांध साधु और तंत्र संघ से तंत्रीश यहाँ बचे थे। खूबसूरत महिला ने मदांध साधु को देखा और उदासीनता से कहा, आपको तलवार संप्रदाय की वर्तमान स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। यदि मेरा पुष्प महल आपके तलवार संप्रदाय का कट्टर दुश्मन बन जाता है, तो मुझे लगता है कि तलवार संप्रदाय आपके तलवार संप्रदाय में मौजूद होने के बावजूद 6 महान शक्तियों के रैंक से गिर जाएगा।
इसके अलावा अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आपको जल्द ही स्वर्ग पथ पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। यह सुनकर मदांध साधु का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह थोड़ी देर चुप रहा और अंत में आह भरी। आरव की प्राकृतिक प्रतिभा ने वास्तव में उसे चौंका दिया था, और अगर तलवार संप्रदाय में आरव होता तो वह निश्चित रूप से भविष्य में अपनी पूर्व महिमा हासिल करने में सक्षम होता। हालांकि अगर उसने वास्तव में आरव को लिया और स्वर्गपथ पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ी तो अपनी पूर्व महिमा हासिल करना तो दूर, तलवार संप्रदाय के लिए बस जीवित रहना भी एक समस्या होगी। आरव को हल्के अफसोस के साथ देखने के बाद उसकी आकृति चमकी और मौके पर ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। एक बार जब मदांध साधु चले गए तो केवल तंत्र संघ से तंत्रीश यहाँ बचा रहा। खूबसूरत महिला की निगाहें तंत्रीश पर टिक गईं, इससे पहले कि उसने कहा, लीडर तंत्रीश, मेरे पुष्प महल का तंत्र संघ के साथ दुश्मन बनने का कभी इरादा नहीं रहा है। अगर आरव अभी भी तंत्र संघ का सदस्य होता तो मैं लीडर तंत्रीश को कुछ सम्मान देती और उसे जाने देती। हालांकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आरव अब तंत्र संघ का सदस्य नहीं है ना? तंत्रीश अवाक रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने की यह महिला वास्तव में इस जानकारी को भी जानती होगी। उसी समय उसे अपने दिल में थोड़ा अफसोस महसूस हुआ। उसे उस दिन आरव को छोड़ने का अफसोस हुआ और इस महिला को अब एक बहाना बनाने की अनुमति दी गई। तंत्र संघ पुष्प महल से डरता नहीं था, लेकिन अगर वह अब आरव की रक्षा करने पर जोर देता तो यह निस्संदेह पुष्प महल के चेहरे पर एक तमाचा होता। उसे कोई संदेह नहीं था कि तंत्र संघ को निश्चित रूप से पुष्प महल के उन्मादी प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। पुष्प महल जैसे एक विशालकाय के साथ असंगत दुश्मनी बनाने और मौत तक लड़ने के परिणाम ऐसे नहीं थे जिन्हें वह सह सकता था। तंत्रीश ने हल्की आह भरी और फिर उसने एक और शब्द नहीं कहा। उसकी आकृति चमकी और मौके पर ही गायब हो गई। एक प्रतिभा का वास्तविक मूल्य केवल भविष्य में ही प्रदर्शित होता है। अंत में आरव अभी केवल पहले दिव्य स्तर का गूढ़ अभ्यासी था। भले ही वह एक असाधारण रूप से भयानक प्रतिभा था, भविष्य संभावनाओं से भरा था। आरव संस्थापक पूर्वज की तरह एक असाधारण व्यक्ति बन सकता था या वह समय से पहले मर सकता था। संक्षेप में, अगर उसने आरव में निवेश किया तो उसे केवल भविष्य में ही प्रतिफल मिलेगा। अगर इस समीकरण में पुष्प महल मौजूद नहीं होता तो आदित्य विद्यालय, तलवार संप्रदाय और तंत्र संघ खुशी खुशी ऐसा निवेश करने को तैयार होते। हालांकि चूंकि पुष्प महल इस समीकरण में मौजूद था, इस निवेश के लिए उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी वह ऐसी थी जिसे वे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे, न ही वे इसे सहन करना चाहते थे। आरव ने ठंडे दिमाग से देखा कि यह सब हो रहा है और उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इन असाधारण विशेषज्ञों के सामने उसके लिए कुछ भी कहना व्यर्थ था। अतीत में उसे लगता था कि जब तक वह अपनी क्षमता प्रकट करता है तब तक कोई भी पुष्प महल को नाराज करने और उसमें निवेश करने में संकोच नहीं करेगा। इस क्षण उसे अंततः एहसास हुआ कि जिस तरह से वह सोचता था वह गलत था। अब वह समझ गया कि इन असाधारण विशेषज्ञों के लिए क्षमता वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि जिन्होंने अनगिनत वर्षों का समय अनुभव किया था, बहुत सारी असाधारण प्रतिभाओं के विकास और समय से पहले की मौतें देखी थीं। आरव में क्षमता थी और उसकी क्षमता बेहद बड़ी थी। हालांकि यह सब भविष्य की बात थी। यहाँ तक कि मदांध साधु और अमरयंत भी गारंटी नहीं दे सकते थे कि अगर पुष्प महल की मालकिन आरव का पीछा करती है तो वह कितने समय तक जीवित रह सकता है। तंत्रीश के चले जाने के बाद खूबसूरत महिला की निगाहें आरव पर टिक गईं और उसने कहा, क्या तुम अपनी जान लोगे या मुझे चाहिए? लाचारी, असाधारण लाचारी। आरव को इस क्षण यही महसूस हुआ। जब उसने इस खूबसूरत महिला का सामना किया,
तो वह जानता था कि उसके पास कोई मौका नहीं है, भागने का भी मौका नहीं, क्योंकि उसके और खूबसूरत महिला के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। आरव ने गहरी सांस ली, सीधे उसकी ओर देखा और कहा, मैं जानता हूं कि मेरे पास बचने का कोई मौका नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि अगर मैं, आरव, जीवित रहा तो मैं निश्चित रूप से अपने जीवन काल में तुम्हारे पुष्प महल का नाश कर दूंगा। मैं तुम्हारे पुष्प महल के सभी शिष्यों का जीवन समाप्त कर दूंगा और मैं पुष्प महल को दक्षिणी क्षेत्र में अस्तित्व में नहीं रहने दूंगा। खूबसूरत महिला ठंडी हंसी हंसी और कहा, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और एक बारीक फूल की पंखुड़ी आरव की ओर हिंसक रूप से एक ऐसी गति से चली जिसे वह टालने में असमर्थ था। पंखुड़ी बहुत छोटी थी, लेकिन इसके भीतर समाहित शक्ति बेहद भयानक थी। जहां भी यह गुजरा, अंतरिक्ष में एक महीन और गहरा काला दरार तुरंत फट गया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव विरोध करना चाहता था, लेकिन उस पंखुड़ी की शक्ति और गति ऐसी नहीं थी जिसका वह बिल्कुल भी विरोध कर सके। अपनी वर्तमान ताकत से इस छोटी सी पंखुड़ी के सामने वह केवल मौत के आने का इंतजार ही कर सकता था। भले ही उसके दिल में अथाह क्रोध और अनिच्छा थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इस दुनिया में जहां बलवानों का सम्मान होता है, ऐसे कई मौके आते हैं जब विशेषज्ञों को नियमों का पालन नहीं करना पड़ता। ठीक इसी क्षण की तरह पुष्प महल की यह सुंदर महिला आरोहण रैंकिंग्स के नियमों की अवहेलना करने और प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले ही उसके खिलाफ कदम उठाने में सक्षम थी। बलवान अपनी इच्छानुसार कर सकते थे, जबकि कमजोर केवल धमकाए जाने के लिए खुद को त्याग सकते थे। क्लांग! अचानक तलवार का एक झोंका हवा को चीरता हुआ निकला और पंखुड़ी की ओर निशाना साधा। यह और कोई नहीं बल्कि शैलाधर थी, जो अब तक चुप रही थी। हालांकि वह जानती थी कि वह उस खूबसूरत महिला का मुकाबला नहीं कर सकती, फिर भी वह बस खड़ी होकर आरव को उसके सामने मरते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने कार्य किया। जब उसने शैलाधर को हमला करते हुए देखा, तो सुंदर महिला ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, तुम अपनी क्षमता को अधिक आंक रही हो। शैलाधर द्वारा चलाई गई तलवार की धार पंखुड़ी के संपर्क में आते ही छितरा गई और पंखुड़ी और भी तेज गति से आरव की ओर बढ़ी। शैलाधर हैरान रह गई। ठीक जब वह आरव के माथे के केंद्र से बस 1 सेंटीमीटर दूर थी, तो वह अचानक और आश्चर्यजनक रूप से वहीं रुक गई, और जब सुंदर महिला ने यह दृश्य देखा तो उसका भाव थोड़ा बदल गया। ठीक इसी क्षण 9 सुनहरे ड्रैगन से कढ़े पीले वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आरव के बगल में प्रकट हुआ। इसके अलावा नयनतारा भी इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बगल में आ गई थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आरव की ओर देखा, जो अभी भी शांत और संयमित था, जिसमें डर का एक भी निशान नहीं था, और फिर उसने हल्के से सिर हिलाया, जबकि उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक कौंधी। उसने कहा, तलवार दाव में किसी व्यक्ति की उपलब्धियों और प्राकृतिक प्रतिभा का परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका मृत्यु से ठीक पहले उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया के माध्यम से है। तुम खतरे से पहले शांत रहने और तुमसे अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ का सामना करते हुए मौत से निर्भय रहने में सक्षम थे। जैसा कि अपेक्षित था, एक जिसने प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त किया है। भले ही आरव नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कौन था, आरव इस व्यक्ति का जीवन ऋणी था। इसलिए केवल इसी विचार से आरव इस व्यक्ति के प्रति अनादर नहीं कर सकता था। उसने तुरंत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को थोड़ा झुकाकर प्रणाम किया और कहा, मौत यह स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसी है जिससे मैं डरता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी भी अनगिनत चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं। लेकिन डर क्या कर सकता है?
डर दिखाने और दूसरों की अवमानना और उपहास करने के बजाय शांति से इसका सामना करना बेहतर नहीं है। भले ही वह मौत हो, किसी को बहादुरी से मरना चाहिए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा स्वभाव बुरा नहीं है, तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा बुरी नहीं है, और तुम्हारे पास एक वफादार चरित्र है। जैसा कि अपेक्षित था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे नयनतारा ने पसंद किया है। तुम्हें बचाने के लिए महल के नियम तोड़ने के उसके कार्य व्यर्थ नहीं थे। जब आरव ने यह सुना तो वह स्तब्ध रह गया, और फिर उसने नयनतारा को देखा जबकि गर्मी उसके दिल को भर गई। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि यह वास्तव में नयनतारा ही थी जिसने इस विशेषज्ञ को उसे बचाने के लिए कहा था। इसलिए जब उसने सोचा कि उसने इससे पहले नयनतारा पर कैसे संदेह किया था, तो आरव को तुरंत अपने दिल में शर्म महसूस हुई। नयनतारा आरव के बगल में चली गई और फिर उसने कहा, यह मेरे दादाजी हैं। जब आरव ने यह सुना तो वह चौंक गया। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति स्थापना सम्राट है? क्या अफवाहों में यह नहीं कहा गया था कि स्थापना सम्राट ने साधना करने के लिए खुद को बंद कर लिया है? वह यहाँ क्यों आए हैं? जब उसने स्थापना सम्राट को नयनतारा के महल के नियम तोड़ने के बारे में कहते हुए सुना तो आरव का दिल डूब गया। हालांकि नयनतारा एक राजकुमारी थी, उसके लिए स्थापना सम्राट से मिलना शायद अत्यंत कठिन था, और वह नहीं जानता था कि नयनतारा ने वास्तव में इस असाधारण विशेषज्ञ को अपनी साधना छोड़ने के लिए कहने के लिए क्या कीमत चुकाई थी। स्थापना सम्राट, इसका क्या मतलब है? ठीक जब आरव गहरे विचार में था, सुंदर महिला ने ठंडी आवाज में कहा, इसका क्या मतलब है? स्थापना सम्राट हंसे और कहा, यामिनी, पहले तुमने मेरे महाचिन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों द्वारा निर्धारित आरोहण रैंकिंग्स के नियमों की अवहेलना की, और फिर तुमने मेरे महाचिन साम्राज्य की शाही राजधानी के भीतर मारने के लिए हमला किया। मैं तुमसे भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ। यामिनी की सुंदर भौहें एक साथ सिकुड़ गईं, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, स्थापना सम्राट, क्या तुम आरव की रक्षा करने का इरादा रखते हो? वह मुस्कुराया और फिर उसने नयनतारा और आरव की ओर इशारा किया इससे पहले कि उसने कहा, वह मेरी पोती का पति है। दूसरे शब्दों में, उसे मेरे महाचिन साम्राज्य का सदस्य माना जा सकता है। यामिनी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उसे शाही राजधानी में मारने दूंगा? स्थापना सम्राट, क्या तुम मेरे पुष्प महल के खिलाफ जाने का इरादा रखते हो? यामिनी की आवाज ठंडी हो गई। अगर तुम उस तरह से सोचने पर जोर देती हो तो यह संभव नहीं है, स्थापना सम्राट ने कहा। जब यामिनी ने यह सुना तो उसका चेहरा डूब गया। महाचिन साम्राज्य का लंबे समय से संप्रदायों के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा था। दुर्भाग्य से इसमें लगातार एक बहाने की कमी थी। यदि पुष्प महल महाचिन साम्राज्य के खिलाफ पहला कदम उठाता है तो यह निस्संदेह साम्राज्य को एक बहाना दे रहा होगा। उस समय साम्राज्य पूरी तरह से न्यायसंगत तरीके से पुष्प महल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था। वह नहीं जानती थी कि महाचिन साम्राज्य कितना मजबूत था, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके पुष्प महल से बहुत अधिक मजबूत था। इसलिए आरव के लिए ऐसे एक विशालकाय के साथ मौत तक लड़ना इसके लायक नहीं था। इसके अलावा उसके पास भविष्य में आरव को मारने के ढेर सारे अवसर होंगे, तो अब अधीर क्यों होना? जब उसने यहाँ तक सोचा तो यामिनी ने आरव को ठंडी निगाहों से देखा इससे पहले कि उसने कहा, स्थापना सम्राट, मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा उसकी रक्षा के लिए वहां रहोगे। वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मेरे साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक इसी क्षण स्थापना सम्राट अचानक बोले थे। यामिनी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और फिर उसने स्थापना सम्राट को गहरी नजर से देखा। स्थापना सम्राट अचानक बोले, महल की स्वामिनी यामिनी, चलो एक समझौता करते हैं, ठीक है? क्या समझौता? यामिनी थोड़ी भौहें सिकोड़ी। स्थापना सम्राट ने आरव की ओर इशारा किया और कहा,
उसे अब किन परिवार का आधा सदस्य माना जा सकता है और उसकी मां को मेरे शाही घराने का एक रिश्तेदार माना जा सकता है। बेशक मैं तुम्हारे महल के नियमों से वाकिफ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उसकी मां को जाने देने के लिए नहीं कहूँगा। मैं केवल यह पूछता हूँ कि तुम उसकी मां को 5 और साल तक जीने की अनुमति देने में सक्षम हो। इसके अलावा पुष्प महल को आरव के खिलाफ आत्मोन्नति स्तर और उससे ऊपर के विशेषज्ञों को भेजने से निषिद्ध किया जाए। इसके लिए मेरा महाचिन साम्राज्य पुष्प महल को एक राज्य के मानव संसाधन देगा। तुम्हारा क्या विचार है, महल की स्वामिनी यामिनी? यामिनी की पलकें फड़क उठीं। एक राज्य के मानव संसाधन, यह सोचने के लिए कि वह इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार है। एक पल की चुप्पी के बाद यामिनी ने कहा, समझौता। उसकी मां 5 साल तक जीवित रहेगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वादे से पीछे नहीं हटोगे। बेशक मैं नहीं हटूंगा, स्थापना सम्राट मुस्कुराते हुए बोले। यामिनी यहाँ और नहीं रुकी। उसका आकृति चमकी और वह पुष्प महल के सभी सदस्यों को अपने साथ ले गई क्योंकि वह मैदान से गायब हो गई थी। जब उसने यामिनी को जाते देखा तो स्थापना सम्राट ने ललित सिंह को देखा और कहा, तुम घोषणा कर सकते हो कि आरोहण रैंकिंग्स समाप्त हो गई है। ललित सिंह ने स्थापना सम्राट को हल्के से सिर झुकाया और फिर उसने भीड़ को देखा और जोर से कहा, आरोहण रैंकिंग्स का विजेता महाचिन साम्राज्य का आरव। नीचे से कोई ताली या जयकार नहीं थी और केवल चुप्पी थी, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आरव आरोहण रैंकिंग्स पर पहला स्थान प्राप्त करने में सक्षम होगा। हालांकि यह एक तथ्य था कि उसने किया था और उसने पहला स्थान प्राप्त करने के लिए दक्षिणी क्षेत्र के नंबर 1 राक्षसी प्रतिभाशाली अद्वय को कुचल दिया था। महाचिन साम्राज्य की व्यवस्था के तहत आरव का नाम एक प्लेग की तरह था जो पूरे दक्षिणी क्षेत्र में फैल गया था। उसी समय आरव को एक उपनाम मिला, अर्धतलवार सम्राट। उसे अर्धतलवार सम्राट क्यों कहा जाता था? क्योंकि आरव तलवार सम्राट पर्वत पर वहां के रहस्यमय प्राचीन म्यान की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए नहीं गया था। आरोहण रैंकिंग्स में पहला और अर्धतलवार सम्राट। आरव को इन सब की परवाह नहीं थी। वह बस थोड़ा नुकसान में था। वह वास्तव में पुष्प महल के विशालकाय के बारे में थोड़ा नुकसान में था। भले ही उसे 100 साल का समय दिया जाए, वह शायद अपनी ताकत पर निर्भर होकर पुष्प महल का विरोध करने में असमर्थ होगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसकी मां के पास केवल 5 साल का समय था। तो उसे कैसे बचाना चाहिए? स्थापना सम्राट के आदेश के तहत मैदान पर सभी गूढ़ अभ्यासी को साम्राज्य के सैनिकों द्वारा भेज दिया गया था। इस क्षण केवल आरव, स्थापना सम्राट और नयनतारा यहाँ बचे थे। स्थापना सम्राट अचानक बोले, तुम्हारी मां को बचाना असंभव नहीं है। जब आरव ने यह सुना तो वह चौंक गया और फिर उसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर स्थापना सम्राट को देखा जबकि उसकी आवाज में चिंता थी। उसने कहा, कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन प्रदान करें, वरिष्ठ। पुष्प महल का विनाश, स्थापना सम्राट ने एक सपाट आवाज में कहा। जब आरव ने यह सुना तो वह कड़वा हंसा और कहा, मैं भी ऐसा करना चाहता हूं। लेकिन वरिष्ठ, क्या आपको लगता है कि मैं पुष्प महल का विनाश कर सकता हूं? अगर वह इसका विनाश करने में सक्षम होता तो उसने इसे बहुत पहले कर दिया होता। दुर्भाग्य से वह नहीं कर सकता था। अगर तुम इसे अपनी ताकत से पूरा करने का इरादा रखते हो तो तुम्हें शायद वह ताकत चाहिए जो तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज के पास उन सभी वर्षों पहले थी। अन्यथा भले ही तुम मेरे साधना के स्तर को प्राप्त कर लो, तुम फिर भी पुष्प महल का विनाश करने में असमर्थ रहोगे। स्थापना सम्राट ने कहा, पुष्प महल के संसाधन, भंडार और ताकत तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। तो फिर? स्थापना सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, तुम नहीं कर सकते, लेकिन मेरे महाचिन साम्राज्य के पास आवश्यक ताकत है।
मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? आरव मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि स्थापना सम्राट के लिए केवल नयनतारा के कारण उसे बचाना बिल्कुल असंभव था, और वह सटीक कारण से अवगत नहीं था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करो। स्थापना सम्राट की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र। आरव उलझन में था क्योंकि उसने ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। स्थापना सम्राट अचानक बोले, मेरा साम्राज्य और 6 महान शक्तियां हमेशा केवल दिखावे में सामंजस्य में रही हैं, फिर भी हम इतने लंबे समय तक संघर्ष के बिना रहे हैं। क्या तुम जानते हो क्यों? यह डार्क बिस्ट साम्राज्य के कारण है, आरव ने पूछा। तो क्या तुम जानते हो कि डार्क बिस्ट साम्राज्य और हम मनुष्य अब तक शांति से क्यों रह रहे हैं, भले ही हम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं? स्थापना सम्राट ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। क्योंकि हम मनुष्यों और डार्क बिस्ट्स का एक और भी मजबूत दुश्मन है। स्थापना सम्राट ने उत्तर की ओर देखा और कहा, डार्क बिस्ट साम्राज्य के उत्तरीतम क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला है और इसे स्वर्गमीनार पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला अत्यंत और 1 मिलियन किलोमीटर से अधिक चौड़ी है। इस पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर रहने वाले प्राणियों की एक अत्यंत दुर्जय जाति है। उनके पास एक सहज लाभ है जो मनुष्यों और डार्क बिस्ट्स दोनों के पास नहीं है। वे न केवल युद्ध तकनीकों की साधना करने में सक्षम हैं, बल्कि उनके शारीरिक शरीर भी डार्क बिस्ट्स से अधिक मजबूत हैं। वे दैत्य जाति हैं। दैत्य जाति। आरव उलझन में था। स्थापना सम्राट ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, वे आसमान से धन्य हैं। दैत्य जाति का हर एक युवक जो उम्र में आ गया है, उसे जानबूझकर शरीर को मजबूत नहीं करना पड़ेगा, फिर भी उनकी शारीरिक शक्ति और रक्षा साधारण राजास्तर डार्क बिस्ट्स से भी अधिक मजबूत होगी। इसके अलावा वे विभिन्न युद्ध तकनीकों की साधना करने में सक्षम हैं, जिनकी साधना केवल हम मनुष्य ही करने में सक्षम हैं। हमारी मानव जाति की प्रतिभा को उनके सामने प्रतिभा नहीं कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि अद्वय को दैत्य जाति की छोटी पीढ़ी के बीच रखा जाता है, तो उसे अधिकतम उत्कृष्ट माना जा सकता है। जब आरव ने स्थापना सम्राट का अंतिम वाक्य सुना तो वह चौंक गया। हालांकि अद्वय उससे हार गया था, अद्वय की ताकत अत्यंत दुर्जेय थी। अगर उसने नील तलवार की तलवार आत्मा को जागृत नहीं किया होता और सूक्ष्म भंवर का उपयोग नहीं किया होता, तो उसके और अद्वय के बीच की लड़ाई का परिणाम शायद अनिश्चित होता। लेकिन यह ठीक ऐसा ही असाधारण विशेषज्ञ था जिसे दैत्य जाति के बीच केवल उत्कृष्ट माना जा सकता था। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।